हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं छंद। पिछली कक्षाओं में हम छंद का अर्थ एवं छंद की व्युत्पत्ति को देख चुके हैं। इस कक्षा में हम छंद की परिभाषा एवं छंद के स्वरूप तथा छंद और काव्य का संबंध एवं प्रयोजन को जानेंगे। किसी भी शब्द का अर्थ हम दो आधार पर पा सकते हैं, पहला व्युत्पत्ति और दूसरा है प्रयोग या परिभाषा। अब हम प्रयोग या परिभाषा की दृष्टि से इस छंद पर विचार करेंगे। प्रयोग में हम लय के अनुरूप पद विन्यास को छंद कहते हैं, इसलिए छंद को वेद या पाद कहा गया है, चरण कहा गया है। छंद पदौतु वेदश्र, पद या चरण के बिना चलना संभव नहीं है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने छंद की परिभाषा इस प्रकार दी है। मत वर्ण गतियत नियम अंतः समतावंद, जापद रचना में मिले भानु भनत सोई छंद। अर्थात मात्राओं या वर्णों की रचना, गति या यति अर्थात विराम का नियम और चरणांत में क्षमता जिस कविता में पाई जाए उसे छंद कहते हैं। भानु जी ने यहाँ कुछ विशेषताओं से युक्त कविता को ही छंद कहा है। वस्तुतः छंद एक लय विशेष के अनुरूप वर्ण या मात्राओं का नियम, बंधन या ढांचा है, जिसके लिए चरणांत में क्षमता अनिवार्य नहीं है। उसमें गति और यति होनी चाहिए। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, जिसके बिना वह अपनी ही बंधनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण में राग को स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों में भी सौंदर्य भर देता है। कुल मिलाकर पुनः कहा जा सकता है कि निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, गति या यति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। छंद और काव्य का संबंध एवं प्रयोजन को हम जान लेते हैं। छंद से काव्य का सौंदर्य समृद्ध होता है। छंद द्वारा उत्पादित नाद सौंदर्य कविता को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। छंद के कारण कविता शीघ्र कंठस्थ हो जाती है और इस तरह हमें भी कविता करने की शक्ति आ जाती है। यो कवित्व की अभिव्यक्ति गद्य में भी होती है। अतः छंद का कविता से कुछ लोग अनिवार्यता संबंध नहीं मानते। जैसे पाश्चात्य विद्वान अरस्तु का कहना है कि छंद कविता का अनिवार्य माध्यम नहीं है। पाश्चात्य विद्वान सिडनी कहते हैं कि छंद कविता का अलंकार मात्र है, मूल तत्व नहीं है। कॉलरिज का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता छंद के बिना भी हो सकती है। संस्कृत और हिंदी के तमाम आचार्यों ने जहाँ भी काव्य का लक्षण या स्वरूप लिखा है, वहाँ छंद को लक्षण में समाविष्ट नहीं किया है। ऐसे आचार्य अपवाद ही मिलेंगे, जैसे कुंतक है। कुंतक ने भी प्रधानता अलंकार को ही दी है। दूसरे नंबर पर कुंतक ने पदबंध का अर्थात छंद को कहा है, विशेषता दी है, जिन्होंने काव्य के लक्षण में छंद का समावेश किया है। इसलिए जब यह धारणा रूढ़ होने लगे कि छंद और कविता पर्याय है, तब निराला जैसे सिद्ध कवियों ने उसे तोड़ा। नई कविता के दौर में छंद और गति के अनुरूप संगीत महत्ता तक की अवहेलना हुई। दूसरी ओर यह भी कि एक और पद्य में कविता करना चाहे और दूसरी ओर छंद का ज्ञान न हो, सर्वथा अनुचित है। पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड तथा इलियट आदि ने इसकी अर्थात छंदों के ज्ञान की गहरी समझ पर बल दिया है। रूढ़ और बंधे बधाए छंदों से भाव में कविता को मुक्ति दिलाने का आंदोलन हुआ, पर मुक्त छंद के प्रयोग के लिए लय की गहरी जानकारी आवश्यक समझी गई। निष्कर्ष यह है कि काव्य गद्य में लिखा जाता है, पर यदि पद्य में लिखा जाए तो लय की गहरी समझ आवश्यक है। पद्य कहते ही हैं छंदोबद्ध पद विन्यास को। अतः एक तरफ कविता लिखे और पदबद्ध लिखें और दूसरी ओर छंद का ज्ञान न हो, यह परस्पर विरोधी बात है। अतः छंद का लय के अनुरूप पद विन्यास से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है और उसमें दीर्घ जीविता आ जाती है। फ्रेंड्स, इस कक्षा में इतना ही। छंद के बारे में और भी जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे।